इसी दौरान हमारे समाज में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही थी। वो क्या चल रही थी उथल पुथल, वो मैं बताता हूं इसी के साथ साथ साइड बाय साइड। जब मुगल थोड़ा सा पीछे में जा रहा हूं, जब मुगल साम्राज्य का सितारा डूब रहा था, छोटे छोटे राज्य उभर उभर के सामने आ रहे थे, तो रोजगार के नए नए अवसर जो हैं वो पैदा हो रहे थे, क्योंकि सत्ता केंद्र से हट करके छोटे छोटे राज्यों में जा रही थी और उनमें वो आपस में हमेशा युद्धरत थे, आपस में उनके युद्ध वगैरह होते रहते थे, जिसके चलते हुए यूरोप से सप्लाई आती थी और हथियारों की सप्लाई मेन सप्लाई थी, जिसके चलते हुए भारत जो है वो एक युद्ध अर्थव्यवस्था बन गया था। इसके चलते हुए लोगों के माइग्रेशन होने लगे दो कारणों से। एक तो युद्ध के बाद जो बर्बादी होती थी उसके चलते हुए लोग माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और एक उनका कारण होता था कि जहां जो नए अवसर आ रहे हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे राज्यों के ऊपर युद्ध के खर्चे उठाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही थी, और उसके लिए उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए थी, पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग चाहिए थी, और लैंड रेवेन्यू भी बढ़ाना था। इस तरीके के दबाव उनके ऊपर आ रहे थे। तो जब ये माइग्रेशन होते थे तो उस समय तक सोसाइटी बड़ी फ्लूइड थी, किस काम थे लेकिन काम पे परमानेंट ठप्पा नहीं लगा था कि कौन क्या काम करेगा। तो बेसिकली जो रोजगार के अवसर आ रहे थे वो तीन कैटेगरी में मेनली आ रहे थे। रेवेन्यू से रिलेटेड में फिर दो सब कैटेगरी थी, जमीन से रिलेटेड, दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तीसरा आ रहा था, मतलब मिलिट्री तो थी, मिलिट्री के अराउंड जो पेरिफेरल सर्विसेज होती हैं, मैं बताऊंगा, जैसे सही से घोड़े का, पानी की सप्लाई करने वाला, पानी भर भर के लाने वाला, खाना बनाने वाला। अब युद्ध के मैदान में जो है वो भारी भरकम खाने पीने के वो तो लाव लश्कर चल नहीं सकते थे, तो भुना चना, भुना मक्का उस टाइप से ले जा करके वो सब करके तो एक भड़बूजे भुर्जी वो सब डेवलप होने उस तरीके से शुरू हो गए। इसी दौरान जो ये वर्ग होते थे अलग अलग, इनमें विवाद होने शुरू हो गए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और एक दूसरे तरीके की सामाजिक समस्या भी आनी शुरू हो गई कि एक परिवार या एक खानदान या एक जो भी कहिए वो माइग्रेट करा, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए। तो उनको ये चिंता होती थी कि भाई दो दो तीन तीन पीढ़ी डाउन द लाइन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपस में रक्त संबंधों में ही विवाह संबंध होने लगे। वहां से ये अल और गोत्र का कंसेप्ट आया है। अभी भी कई लोग पुराने लोग होंगे वो गोत्र और अल वगैरह का मिलान करते हैं, वो सब करते हैं, तो ये वहां से आई, क्योंकि आज कोई पीढ़ी यहां चली गई, कोई वहां चली गई, तो एक आध पीढ़ी तक तो संपर्क रहा, मगर तीन पीढ़ी बाद हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं जानेंगे नहीं पता, और वो भी तब जब संचार के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। तो ये वहां से अल और गोत्र का कंसेप्ट आ रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजों के समय में जब वो शुरू में आए थे तो यहाँ देश में चल क्या रहा था, सामाजिक तौर पे क्या हो रहा था, वो तो मैंने राजनीतिक स्थिति बताई है, अब आप सामाजिक स्थिति भी समझिए। अब उसी दौरान ये हो गया कि समाज में किसी भी वर्ग की स्थिति दो चीजों पे डिपेंड करती थी, उसको राजनीति में क्या हैसियत मिल रही है राजा या राज परिवार की ओर से, पॉलिटिकल उसका क्लाउड क्या है, और दूसरा उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इन दो चीजों पे थी। इसके आधार पे एक ही वर्ग के लोग आपस में लड़ पड़ते थे कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। उसका बड़ा टिपिकल एक उदाहरण है देशस्थ ब्राह्मणों और चित्पावन ब्राह्मणों का आपसी विवाद। ये विवाद इतना बड़ा था कि इससे पहले शिवाजी को राजापुर में धर्म सभा बुलानी पड़ी थी इसको सुलझाने के लिए। कारण ये था कि जो चित्पावन ब्राह्मण थे उनको ये कहना था कि भाई हमारे यहाँ से पेशवा होता है, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े ओहदों पे आ गए, पदों पे आ गए हैं, हम महत्वपूर्ण हैं, हम बड़े हैं।
देशस्थ ब्राह्मणों का कहना यह था कि गोवा में जो ईसाई बनाए गए थे उनकी शिवाजी ने घर वापसी करवाने के लिए हमसे कहा था, तो हमने कराया था, तो हम बड़े हैं। अब ये बड़े छोटे का विवाद आज भी लोग महसूस करते होंगे, सुनते होंगे कि साहब हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं, वो तुम छोटे हो, वो बड़े हैं। तो इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई है। जब तक ये चीजें हमें क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक सामाजिक विवाद और समाज में विघटन और ये जहर घुलने का चलता रहेगा। इसके साथ ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था, जिससे बाद में बड़ी बड़ी आइडेंटिटी बनी लोगों की कास्ट के तौर पे, उसके नाम पे, और फिर किसको ऊंचा माना गया, किसको नीचा माना गया, कौन ओबीसी बना, कौन दलित बना, क्या बना, वो भी एक महत्वपूर्ण बात आती है। इस युद्धावस्था के माहौल में जिन्होंने अपने राज्य या तो स्थापित कर लिए या जिन्होंने जीतने वाली साइड के जीतने में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करा कि उनका कद और स्तर बहुत बढ़ गया, तो उनका स्तर बढ़ गया और उन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना ली। इसके मैं उदाहरण देता हूं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि जाट, जैसे कि मराठे, जैसे कि यादव। इसके विपरीत जिन्होंने उन युद्धों में या तो भाग नहीं लिया, निष्क्रिय रहे या निष्पक्ष रहे, या जिन्होंने भाग लिया लेकिन उनकी वाली साइड जीत नहीं पाई, वो अपनी सामाजिक दशा को सुधारने में या ऊंचा स्तर क्लेम करने में सफल नहीं हुए। उसके भी दो उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि गुर्जर, शाक्या। गुर्जरों का तो मुझे पता है, शाक्याओं का मुझे उस तरीके का कोई रेफरेंस नहीं मिला है। गुर्जर जो थे वो मुगल आर्मी की तरफ थे, और जैसा मैंने कहा कि उस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो एक के बाद एक वो लगातार युद्ध हारते चले जा रहे थे। तो इस वजह से गुर्जरों का स्टेटस सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर इन तीन जातियों के मुकाबले में नीचे जा रहा था। अब ये इतिहास के सबूत हैं, इसके बेसिस पे मैं कोई सही गलत नहीं कह रहा हूं। आप निर्धारित करिए कि ब्राह्मण जातियां डिसाइड कर रहे थे या स्टेट डिसाइड कर रही थी या सोसाइटी डिसाइड कर रही थी, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मैंने निकाले हैं जिस पे आप विचार करिए। जो सबूत दिए जा रहे हैं, जो रीजनिंग दी जा रही है, आप उस पे विचार करिए। जैसा मैंने बोला कि नए नए व्यवसायों का निर्माण हो रहा था, जैसे लेखांकन और रिकॉर्ड कीपिंग। इसको जिन्होंने तेजी से पिक करा वो आगे चल के एक एंटिटी के रूप में सॉलिडिफाई हुआ, दैट इज कॉल्ड कायस्थ। जिन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने में अंधाधुंध खेती में प्रयत्न करे, खेती लेबर से कराई, कैसे कराई, क्या कराई, वो बने जाके भूमिहार, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे स्टेट को। इसके बाद जो मैं अब जातियों के नाम बताने जा रहा हूं, ये सब जो हैं वो युद्ध अर्थव्यवस्था के चलते हुए विकसित हुई हैं। भुर्जी, मैंने कारण बताया कि युद्ध के मैदान में कोई घुड़सवार जा रहे हैं तो वो नेचुरली पनीर और शाही वो सब लेके नहीं चल सकेंगे, तो भैया चने वने डाल लो, खा लो, लड़ो, आगे बढ़ो। वो तो उसका जब बड़े स्तर पे कोई जरूरत पड़ेगी तो वो जो काम करने वाले थे उनको कहा गया भुर्जी। दर्जी, टेंट शामियाने बनते थे, लगते थे, कपड़े फटते थे, वो होते थे, तो उसकी डिमांड बढ़ रही थी। बड़े बड़े जब सेनाएं इधर उधर चलती थी तो पानी भर के लाने का एक बहुत बड़ा काम होता था, वरना घरों में रहते हुए सबके घर में या तो कुआं होता था या घर के पड़ोस में कुआं होता था, वहां से पानी भर के सब अपना अपना काम चला लेते थे। उनको कोई एक विशेष जाति नहीं चाहिए थी उसके लिए, लोग नहीं चाहिए थे उसके लिए। वो कहार, जानवर काटने पड़ते थे वो था कसाई, नाई, छिड़काव करना पड़ता था जहां पे टेंट शामियाने वगैरह लगते थे तो भिश्ती, और जब सेनाएं निकलती थी, जहां कैंप डालती थी, उनको रेगुलर सप्लाई देने के काम करते थे बंजारे।
कैंप फॉलोअर्स एक्चुअली ये लोग होते थे। तो ये चीजें एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा पहले नहीं होती थी, लेकिन इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जब संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो होता क्या था कि आदमी एक वर्ग में काम कर रहा है तो वो दूसरे में मूव कर सकता था। जैसे कोई अगर लोहार है तो उसका लड़के को अगर टेलरिंग, उसने दर्जीगिरी काटना सिलाई करना सीख लिया तो होते दर्जी हो गया। दर्जी के लड़के ने कुछ अगर और सीख लिया तो वो भाड़ चलाने लगा, कोई तो भुर्जी हो गया। तो ये इंटर मोबिलिटी जो थी वो अलाउड थी, रोक नहीं थी उस पे। अब वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट पे। इस समय की स्थिति में जब यहां पे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, तो जो लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं समझते उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पहले क्या होता था कि जब खेती होती थी तो जमीन का कोई मालिक नहीं होता था, जमीन का मालिक होता था राजा। और खेती जो जितनी जमीन में कर रहा है उसमें इतना हिस्सा राजा का, इतना हिस्सा उसका। बीच में जो बिचौलिए कलेक्ट करते थे वो राजा वाले हिस्से में से ही उनको उतना दे देते थे, बाकी इसको मिल जाता था जैसा भी होता था। जब कॉर्नवालिस ने ये कॉर्नवालिस कोड लेके आया, इसने परमानेंट सेटलमेंट करा, तो इसने क्या करा, जमीनों के रेवेन्यू फिक्स कर दिए। आपके पास इतनी जमीन है, चाहे सूखा पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे जो पड़े, आप हमको जमीन इतना पैसा दोगे ही दोगे। बदले में आप चाहे लठ मार के खेती कराओ, चाहे हंटर चला के कराओ, चाहे जैसे करो, चाहे आदमी की चमड़ी उधेड़ के वसूल करो, हमको इतना पैसा दो। जिन्होंने लगान पिक्चर देखी होगी वो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जितने ये इंटरमीडिएटरीज थे, बीच में दलाल थे, ये सब जमीन के बन गए मालिक। अब यहां ध्यान रखिए कि किसने शोषण करा, किसका करा और किसकी नीतियों से करा। ठीकरा किसी के सर पे फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वो इसीलिए आसान है क्योंकि अज्ञानता है, हमें जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि गलत जानकारी से समाज में जहर घोला जाता है। तो इसीलिए इस रिलेवेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि किसने शोषण करा, किसका करा और वो नीतियां किसकी बनाई हुई थी। वो नीतियां बनाई हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके परमानेंट सेटलमेंट के ये इफेक्ट थे, और ये इफेक्ट इतने गंभीर थे कि बंगाल पूरा राज्य, जिसको आज की तारीख में आप आज का बंगाल प्लस बांग्लादेश कह सकते हैं, उसकी पूरी एग्रीकल्चरल लैंड का 80% सिर्फ 30 परिवारों के हाथ में था, जिसमें से एक फैमिली देवेंद्रनाथ टैगोर की भी थी। एक और चीज इस दौर की नहीं लोगों को मालूम होती है, इस पीरियड में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली कौन था? वर्ग की बात मैं कर रहा हूं। क्या इस पीरियड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्राह्मण थे? क्या इस पीरियड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो राजे रजवाड़े और ये क्षत्रिय राजपूत थे? जी नहीं। मुझे भी जब मैंने ये एनालिसिस करा और सारा जानकारी इकट्ठी करी तो मैं भी सरप्राइज था। इस पीरियड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यापारी वर्ग था, जिनके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स में वर्ड यूज किए गए हैं मारवाड़ी, जैन, पारसी व्यापारी और कुछ अन्य व्यापारी वर्ग, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े थे। यहां तक कि मैंने कहीं टाटास के बारे में भी पढ़ा था कि इनका भी आर्थिक विकास और सब उसी पीरियड से आया है। और ये इतने पावरफुल थे कि ये राजे रजवाड़ों नवाबों को उल्टा लोन देते थे। उनसे कोई सहायता वायदा नहीं लेते थे, उल्टा उनको ब्याज पे पैसा देते थे ताकि वो युद्ध लड़ सकें। और युद्ध लड़ने तक और चीजों के लिए पैसा ही देने तक सीमित नहीं था। ये इतने पैसे वाले थे कि युद्ध की फाइनेंसिंग और फंडिंग करते थे। प्लासी के युद्ध की फंडिंग जगत सेठ की करी हुई थी। जगत सेठ ने फंडिंग करी थी पूरे बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध की, जहां से कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई है। क्यों करी थी?
क्योंकि वो सिराजुद्दौला से छुटकारा पाना चाहता था। अब ये पैसा कहां से आया, किस पे आया, कैसे आया, कौन किसको प्रभावित कर रहा था, किसने किसको बुलाया, हम हमेशा गलत एट्रीब्यूट करते हैं। हम पीड़ित को शोषक बता देते हैं। तो